हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी किसी बुक में लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आपका चल रहा है, काफी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, न्यूमेरिकल भी बारी बारी डिस्कस हो रहा है। हमारा ये मोटो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक से नॉर्मल, उससे थोड़ा हार्ड और उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा दें। ऐसा मोटो क्यों है? क्योंकि ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठें तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। आप यह माने कि हाँ, सर के बात पर विश्वास करके मैंने सर का वीडियो देखा और उसके बाद भी अगर मुझे अनकंफर्टनेस फील हो रहा है तो फिर मेरा वीडियो देखने का क्या मतलब था। तो ऐसी बातें ना आए, ऐसे विचार आपके दिमाग में ना आए, ऐसे हालात सिचुएशन ना आए, इसके लिए तैयारी पहले से ही इस प्रकार से है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कि मुझे लगता है कि अगर उसको आप देख लेते हैं तो आप किसी भी बुक से पढ़ें, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में बैठें, तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एकेडमिक क्लास 12th का जो स्टैंडर्ड होता है वह कितना होता है, क्वेश्चन के लेवल की क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है हम लोग के पास। और मुझे जो करना है आपके लिए वो मैं कर रहा हूँ और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करता जाऊँगा। और अगर हो सकता है कि कुछ चीज़ों में हमारे मिस्टेक हो रहा हो, मिस्टेक जस्ट लाइक एज अ, हो सकता है कि कहीं से कुछ कमी आपको समझ में आ रही हो, तो आप एक जैसे कि आपको हम एक परिवार के सदस्य समझते हैं, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, स्टूडेंट एंड टीचर का, वो बहुत ही गहरा होता है। तो आप अपनी बात मुझसे रख सकते हैं। आप हमसे नहीं कहने जाएंगे तो कहाँ कहने जाएंगे। एक स्टूडेंट अपने टीचर से नहीं कहेगा तो किससे कहने जाएगा, किससे कहने जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनके बीच की कनेक्टिविटी ऐसी होती है कि अगर स्टूडेंट अपनी बात टीचर से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। हम आपके गुरु हैं, टीचर हैं, तो आप हमसे अपनी बात कह सकते हैं। आपके समस्या का समाधान अवश्य होगा और अच्छे स्तर पे होगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आप क्वेश्चन का लेवल देख के कभी डरिएगा मत। अभी आपको एक तरह से वो किया जा रहा है, जैसे इमारत बनाने से पहले नींव की तैयारी की जा रही है। अभी ऐसा नहीं कि एकेडमिक ही केवल मुझे देखना है, मुझे आपके लिए कंपटीशन के भी क्वेश्चन देखने हैं। मेरा बस ये मानना है कि आप जहाँ भी रहिए एकदम मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। ये तभी होता है जब आप अंदर से भरे रहेंगे। तो आपको अंदर से भरने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, उसको देखिए क्या लिखा है। इफ द सरफेस लाइंग इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन और करते हैं। लिखा है इफ द चार्ज इज अ 1 कूलम, साफ साफ लिखा है कि इफ द चार्ज इज अ 1 कूलम then calculate the number of electric lines of force for this lines of force that charge is responsible। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसको आप सॉल्व करेंगे। लिखा है इफ द चार्ज इज अ 1 कूलम, तो आप लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, चार्ज इज 1 कूलम, इट मींस दैट Q इक्वल टू 1C आपको दिया हुआ है। अब आपको करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर दिस लाइंस ऑफ फोर्स दैट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल। तो जाहिर सी बात है कि लाइंस ऑफ फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस लाइन का कोई खास मतलब नहीं है, ये आपकी जानकारी में है, ये आपके नॉलेज में है, ये आपके नॉलेज में है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्यों दिया हुआ है इफ द चार्ज इज 1 कूलम, इट मींस दैट ये जो पूरा लाइन है इसमें दो लाइन हमारी क्लियर, मतलब एक दो पार्ट क्लियर हो गया, वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब बचा क्या है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपको ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। फिर भी अगर क्वेश्चन में अगर नॉर्मली परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो आप एक बात जानेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इट मींस दैट वो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज अ फाई ई से करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पता है कि सरफेस से नॉर्मली पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है ना, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। ई मतलब इलेक्ट्रिक और फाई मतलब फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन अपने मन में ये डाउट मत पालिएगा कि सर यहाँ नॉर्मली नहीं दिया हुआ है, कॉमन सेंस की बात है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि हाँ हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अभी तक जो आप फार्मूला पढ़े हैं, दो फार्मूला पढ़े हैं। एक तो गॉस थ्योरम वाला पढ़े हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, और एक पढ़े होंगे फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब इसमें कौन सा फार्मूला हमको हम लगाएंगे, यह लगाएंगे कि यह लगाएंगे, यह कॉमन सेंस की बात है। यह डिपेंड करता है कि हमारे पास है क्या। तो हमारे पास वैल्यू है क्या, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू 1 कूलम दिया है, मतलब Q की वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि Q की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हमें पता होती है, और हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब फ्लक्स निकालना है। तो हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, न कि इस वाले का। क्यों? क्योंकि ना तो सरफेस का एरिया दिया हुआ है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, और ना इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर का एंगल दिया हुआ है। तो इसका हम यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, that is the phi e is equal to q upon epsilon 0 and phi e is equal to q कितना है 1 कूलम और एप्सिलॉन जीरो कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर प्लस 12। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कभी कभी क्या होता है बच्चे यूनिट भूल जाते हैं, तो रटने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। फाई ई बराबर क्या होता है आपका, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ई एस ई क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एस क्या होता है मीटर स्क्वायर। यहां से आपको मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर कॉन्सेप्ट है तो यूनिट निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपने अगर जान लिया, इसके बाद अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, सेकंड टॉपिक के बारे में। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। पूछा क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कभी भी पेपर में अगर आए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितने फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, 1 2। अब जिसमें हम किसका यूज करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या हुआ। यहाँ पर दिया हुआ था Q, तो हम किसको लगा दिए, पहले वाले को। अगर हमें वैल्यू Q ना दे करके अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता, सरफेस एरिया देता, दोनों के बीच का एंगल देता, तो हम सेकंड वाले फ्लक्स का क्या बोलते हैं फार्मूला का यूज करते और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पाते। ठीक है, बोर्ड पे एक लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को समझिएगा। लिखा है द सरफेस लाइंग इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए गॉस थ्योरम जब मैं आपको पढ़ाया था तो गॉस थ्योरम से पहले मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा की थी, और जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा की थी तो वहां पर जो मैं आपको जो कुछ भी समझाया उसमें जो सरफेस था वो लाई कर रहा था, कहां कर रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। थोड़ा सा हम इससे इस चीज को समझने से पहले थोड़ा पहले चलते हैं जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे। क्या डिस्कस किए हुए थे कि जैसे हम लोगों ने क्या बनाया था, एक सरफेस बनाया था, और याद करिएगा एक सरफेस हमारी एक सरफेस था, और ये जो सरफेस है ये लाई कर रहा था कहां, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां कर रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि ऐसा फील्ड, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो।
ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड हो सेम हो तो वह क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो हम लोग चर्चा किए हुए थे किसके लिए था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। जैसे कि कोई मान लीजिए फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके एवरी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड उसका सेम हो, तो हमें कह सकते हैं कि वह जो फील्ड है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हम लोग चर्चा किए थे वह किसके लिए किए थे, वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किए थे। किसके लिए किए थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किए थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किए थे। ये जो लाइन है यह परपेंडिकुलरी मतलब नॉर्मली इस सरफेस पे आ रही है। इस लाइंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑब्वियसली कोई चार्ज होगा। तो नॉर्मली जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। लेकिन यहां केस दूसरा है। यहां केस ये है कि इफ द सरफेस लाइंग इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस दैट कि जैसे मान लीजिएगा कि कोई सरफेस है और इस सरफेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एस से, और यह जो सरफेस है वह रखा गया है कहां, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां रखा गया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अगर इस सरफेस को वहां रखा गया है तो जाहिर सी बात है इस सरफेस से क्या गुजरेगी, लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्स। और यही लाइंस ऑफ फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है तो उसी लाइंस ऑफ फोर्स को हम जो लेंगे जो सरफेस से क्या होगा, वह नॉर्मल होगा। तो मान लेते हैं, काम करते हैं, इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक कर देते हैं। जैसे यह हो गया आपका, मान लीजिए ds1, ये हो गया ds2। थोड़ा इसको मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि भाई जो हम टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हैं वह डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े हैं। थोड़ा ये और बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ds3। इसी प्रकार से इसको हम सपोज करिए n टुकड़ों में हम क्या कर दे रहे हैं, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में। और सभी सरफेस का जो सरफेस एरिया है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या डिफरेंट है, इसलिए हमने लिखा है ds1, ds2, ds3, और साइज भी आप देख रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तो ये भी कंफर्म है कि जैसा कि मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है कि फाई ई, क्या पढ़ाया हुआ है भैया, कि फाई ई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा होता है। इसका मतलब फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के, और फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर सरफेस का एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इस रिलेशन से हमको क्या मिल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां हमें क्या समझ में आ रहा है इस सेकंड वाले से हमें यह समझ में आ रहा है कि जैसे मान लेते हैं ds1 की बात कर लें, छोटा एरिया, ds2 उससे बड़ा, ds3 उससे बड़ा। तो जब एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स भी बड़ा होगा। तो इट मींस दैट कि जो इस सरफेस का फ्लक्स होगा और जो इस सरफेस का फ्लक्स होगा, इस सरफेस का वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ऐसा तभी होगा जब इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं कि जैसे आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इस सरफेस के थ्रू, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका वह क्या हो गया, E1। इस सरफेस के थ्रू कितना हो गया, E2, और इस सरफेस के थ्रू हो गया E3। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो फोर्स है, ठीक है, वह अलग है। इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वह अलग है। इस सरफेस थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, अलग है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम टोटल का निकालेंगे, टोटल सरफेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या है भैया, ES cos थीटा, ES cos थीटा, ES। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, ES cos थीटा क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो यहां पर हम जो पार्ट लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, दैट इज E1 ds1। तो फाई ई हो जाएगा E1 वेक्टर डॉट
ds1 वेक्टर प्लस सेकेंड हो जाएगा आपका e2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस e3 वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर प्लस डॉट 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 en वेक्टर डॉट dsn वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा थ्रू दिस सरफेस। और चूंकि यह कहां से कहां तक जा रहा है, तो यह जा रहा है 1 से लेकर के कहां तक, n तक। और चूंकि सबके बीच में क्या है, प्लस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां पर समेशन की बात है। समेशन कहां से कहां तक है, i इज इक्वल टू 1 to n और e i वेक्टर डॉट ds i वेक्टर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे कि जो पहला हमने यह पढ़ा था यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, और यह जो अभी हम लोगों ने देखा यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो अगर हमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस लाई कर रहा है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इस फार्मूला का हम यूज कर लेंगे। थोड़ा बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे। डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे थोड़ा बात करते हैं। गॉस थ्योरम की चर्चा तो हम लोगों ने किया था कि भाई जो गॉस थ्योरम होता है वह फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। गॉस थ्योरम की जैसा कि हमको पता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है, मतलब किसी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस के इनसाइड पार्ट में जो टोटल चार्ज होगा उसका 1 अपान एप्सिलॉन जीरो टाइम होगा। दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस वाज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम। लेकिन डेरिवेशन जब करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। मुझे एक बात बताइए, गॉस थ्योरम में जो फॉर्मूला है वो क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो फाई होने के लिए मतलब कहीं ना कहीं फाई दिख रहा है और क्यू दिख रहा है। एप्सिलॉन जीरो तो आपका भाई अलग चीज है, वो तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। अब क्यू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए। और यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से जो नॉर्मल गुजरती है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक चार्ज लिया हुआ है और सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री का मतलब हो गया कि इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर, जैसे आप देख रहे होंगे इस चार्ज से अगर ए वाला जो पॉइंट है जितने दूरी पर है, इस चार्ज से ए वाला पॉइंट उतने ही दूरी पे है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, दैट इज इसका रेडियस आर। ए भी कितना हो जाएगा आर, ए भी कितना हो जाएगा आर, ए भी कितना हो जाएगा आर। तो कहीं ना कहीं जब हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें जो एक सरफेस मिलता है वह कैसा मिलता है, स्फेरिकल मिलता है। और यह जो सरफेस हमको मिल रहा है यह कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या पता कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर लेंगे। ऐसे सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। यह भी आपको जानकारी है कि गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्योंकि यह सरफेस क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, कहीं सिलेंडर हो जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि सर सिलेंडर कब हो जाएगा, स्फेरिकल कब हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बाय सिमेट्री देखना है। सिमेट्री मतलब भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल। तो चार्ज से सेम डिस्टेंस पे आप देखेंगे, सेम डिस्टेंस पे जब आप पॉइंट लेंगे तो उन पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो जो सरफेस आपको मिलेगा बाय सिमेट्री के हिसाब से वह क्या होगा, दैट इज अ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस आप पा जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। तो थोड़ा एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताइएगा, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर मान लीजिए जैसे मैं इस क्यू से इस सरफेस की दूरी कितनी है, आर है, या इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि एक गॉसियन सरफेस बन गया जिसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है। अगर इस गॉसियन सरफेस को अगर मैं एस कहूं तो इस छोटे से पार्ट को मैंने क्या कह दिया, डीएस कह दिया है। अब इस डीएस का जो एरिया ठीक है, यह चार्ज लिया मैंने, बाय सिमेट्री के हिसाब से जो सरफेस मिला वो क्या मिला, स्फेरिकल मिला, ठीक है।
उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये जो चार्ज है हमने कहा इसको रखा हुआ है, ऑब्वियसली सेंटर पे हो जाएगा। इस सरफेस का नाम मैंने क्या दिया, एस दिया। अब इस सरफेस का छोटा सा पार्ट मैंने क्या लिया, डीएस लिया। इस छोटे से पार्ट का जो एरिया वेक्टर है, इस छोटे से पार्ट का क्या है, एरिया वेक्टर। ऑब्वियसली क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो गया, दैट इज अ डीएस वेक्टर। और आपको यह भी पता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह बाहर की तरफ होगा। तो यह जो एक एरो बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया। और इस ई और डीएस के बीच का जो एंगल आप देख रहे हैं वो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और आपको यह भी पता है कि अगर कोई चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लें तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वह निकालेंगे 1/4πε0, दैट इज q अपॉन आर स्क्वायर होता है। भाई ये चार्ज है तो ये चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जाहिर सी बात इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस पी पॉइंट पर, इस सरफेस पर अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिलेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है आपका। अब मुझे एक बात बताइएगा कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो आपको मिला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, वह कितना मिल गया, इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस छोटे सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, छोटा सरफेस मतलब डी फाई कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, दैट इज ई डीएस कॉस थीटा एंड ई डीएस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो कितना हो गया, ई डीएस एक किसके बराबर आया, डी फाई ई बराबर आया। ओके, और जब हमको टोटल निकालना होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, तो क्या हो जाएगा, ई बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और डीएस का इंटीग्रेशन मतलब पूरा सरफेस, पूरा सरफेस मतलब ई इंटू एस, दैट इज अ फाई ई। ओके, और ई की वैल्यू हमको मिली हुई है 1/4πε0 q पर आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने क्या पाया, दैट इज अ फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, ये दिया हुआ है 1/4πε0 द q अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस कितना है आपका, तो s is the area of the surface and this surface is a spherical surface and you know very well the area of the sphere is nothing, that is a 4 pi r square। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 pi r square and the r square is cancelled out and the 4 pi is cancelled out, और जो रिमेन बचा वो बचा phi e is equal to q upon epsilon 0 and you know very well that this is the Gauss theorem and this is the derivation of the Gauss theorem. Please write it smoothly. इसके बाद बात करते हैं दोस्तों Coulomb's law from a Gauss theorem. Coulomb's law from the Gauss theorem. तो आपको पहले पता है कि Coulomb's law होता क्या है, तो you know very well that कि Coulomb's law होता है F is equal to 1/4πε0 and that is the Q1 and the Q2 upon R square। मतलब आपको इसको पाना है किससे, फ्रॉम गॉस थ्योरम, मतलब फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 से। चलिए तो थोड़ा पाने का प्रयास करते हैं। तो जब बात गॉस थ्योरम की है तो गॉस थ्योरम से ही स्टार्ट करना होगा, और गॉस थ्योरम में बात जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए
Q अपन एप्सिलॉन 0 होता है और क्या होता है E ds होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज है, इस चार्ज से बाय सिमेट्री सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लेकर के उस पॉइंट को मिला दिया, तो पॉइंट को मिलाने पे एक सरफेस मिला, इस सरफेस का नाम हमने ले दिया दैट इज अ गॉसियन सरफेस नाम दिया। यह कैसा सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है। इस सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा नॉर्मली वह हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, पी पॉइंट नाम दे दिया। इस पी पॉइंट पे एक चार्ज रखा, यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ये इसका टोटल सरफेस एरिया एस है, तो एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, और क्या ले लिया, डीएस ले लिया। और डीएस जब लिया तो यह चार्ज के कारण, यह चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा जो पार्ट मैंने लिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया एस है, तो छोटा पार्ट डीएस है। अब इस डीएस का जो एरिया वेक्टर होगा ऑब्वियसली क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ई और डीएस के बीच का एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। अब उसके बाद हमको चूंकि गॉस थ्योरम की बात है, तो गॉस थ्योरम में हम क्या जानते हैं भैया, डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ई डीएस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा मतलब कॉस 0, तो यहां मिल जाएगा ई डीएस। यह आपको क्या मिल गया, डी फाई ई मिल गया। तो जब डी फाई ई डीएस मिल गया, तो आप जब फाई ई निकालेंगे तो क्या थी बात हमारी, आपकी इंटीग्रेशन हो जाता था। और ई डीएस, ई बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एंड दैट इज ई डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे कितना, इनटू एस, एंड ई इनटू एस इज व्हाट, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर एंड दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर बिकॉज द रेडियस इज द आर, ठीक है। या आपको क्या मिल गया, फाई ई मिल गया। अब जब फाई ई आपको मिल गया तो आपको ये भी पता है कि जब गॉस थ्योरम की बात आती है तो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट that, what get that is a e into 4 pi r square and is equal to q upon epsilon 0। और यहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि जब आपको हमने यह कहा है, आपको मैंने क्या कहा है, फाई इक्वल टू जस्ट वेट, ओके, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और फाई इक्वल टू होता है क्यू अपन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, कूलॉम्स लॉ चाहिए। क्या चाहिए आपको, कूलॉम्स लॉ चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। जिसको एक काम करिए, ऐसे ना करके मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कितना होगा, E इज इक्वल टू होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आर स्क्वायर होगा। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है दैट इज अ कूलॉम्स लॉ। तो चार्ज मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया हम लोगों ने, टेस्ट चार्ज दैट इज अ Q0। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F बराबर Q नॉट E एक्सपीरियंस करेगा। तो F बराबर जब Q नॉट E एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, तो हम क्या पा जाएंगे। अब जैसा कि आप एक चीज समझ रहे होंगे, जब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इस इक्वेशन का यूज क्या है, तो आप यहां पर देख लीजिए, फाई इक्वल टू इतना, फाई इक्वल टू इतना, तो कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज द Q अपान एप्सिलॉन 0। तो यहां से जब आप E निकालेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज द Q अपान आर स्क्वायर। तो ये कहां से आया, ये जो आया है कहां से आया, इसी इक्वेशन 1 और 2 की मदद से आया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं एक बार कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपको E मिल गया। अब चूंकि आपको यह पता है कि अगर मैं इस सरफेस पर कोई टेस्ट चार्ज रखूं तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यह क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहां पर जो ये वाला Q है सोर्स चार्ज है और यहाँ Q0 जो है वह टेस्ट चार्ज है, और E का वैल्यू आपको मिल चुका है यह, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आपको F मिल जाएगा, दैट इज अ कूलॉम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू
क्यू नॉट ई कितना है 1/4πε0 एंड क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको ठीक करिए तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट इज अ क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। इसका जो आपने पाया वो कहां से पाया, फ्रॉम द गॉस थ्योरम पाया। तो अगर ऐसा आए पेपर में तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन चीजों के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आदेश का पालन किया करिए। अगर सर कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे हैं कि अगर जब वो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उसका लाभ आप ही लेंगे। मेरे सर, मेरे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके।